हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 के सोशल साइंस के जो कि ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर। ये चैप्टर है कृषि। इस कृषि से संबंधित जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट इस चैनल में जुड़े हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्या है, देखिए, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये रिक्त स्थान क्या है, देखिए, एक नंबर में दिया है कृषि एक डैश क्रिया है। ये क्या है? प्राथमिक क्रिया है। ठीक है। भारत की कुल भूमि डैश प्रतिशत कृषि योग्य है, तो 57% कृषि योग्य है। ठीक है। अब देखिए हम लोग देखेंगे इसका स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में डैश खेती कहते हैं। मतलब ये हो गया झूम खेती के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है। चाय, कॉफी, रबड़ डैश कृषि की फसलें हैं। मतलब रोपण कृषि की फसलें हम लोग कहते हैं। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो चीन। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग डैश को सफ़ेद सोना तथा डैश को सुनहरा रेशा कहा जाता है, यानी कि कपास और ये पटसन। क्या है? पटसन है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये जो देश को विश्व का काफ़ी कटोरा भी कहा जाता है, यानी कि ब्राज़ील को। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट। ठीक है। देखिए, प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है और इसका नाम लिखिए। देखिए, प्राथमिक क्रिया कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है। आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रिया है, और ये और एक क्रिया है चतुर्थक क्रिया। तो ये आप लोग क्लास जब 10-12 में आएंगे तो उस समय आप लोग को इसका जानकारी प्राप्त होगा। ठीक है। देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो आर्थिक क्रियाकलाप, एक एक उदाहरण हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम लोग स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि पहला है प्राथमिक, तो इसमें कृषि, खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि, ये हो गया आपका प्राथमिक क्रिया। ठीक है। द्वितीय क्रिया क्या है? लौह, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण आदि, ये द्वितीय क्रियाकलाप में से है। ठीक है। तृतीय में क्या है? देखिए, बैंकिंग है, यातायात है, बीमा है, संचार है, विज्ञापन आदि है। ये सब तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। ठीक है। अब देखिए हम लोग देखेंगे कृषिगत भूमि क्या है। कृषिगत भूमि क्या है? देखिए, ऐसी भूमि जिस पर कृषि कार्य किया जा सकता है, और कृषि योग्य भूमि जो कृषिगत भूमि कहलाती है। मतलब जिस जमीन में हम लोग कृषि कार्य कर सकते हैं, वही होता है कृषिगत भूमि। ठीक है। अब देखिए, चलबसी पशुचारण भारत में किस राज्य में होता है? देखिए, चलबसी पशुचारण भारत में राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्य में ज़्यादा होती है। ठीक है। अभी देखिए, किस प्रकार की खेती में फसल का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है? तो वाणिज्य। ठीक है। जूट के मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत, बांग्लादेश,
जूट की मुख्य उत्पादक देश में से है। जूट का मतलब जो पाटसन जैसा होता है। और इसके अलावा चीन, उज्बेकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और वियतनाम में भी इसकी खेती होती है। अब देखेंगे हम लोग कृषि से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से देखिए। कृषि से क्या समझते हैं, तो विभिन्न प्रकार की फसलों जैसे कि गेहूँ, चना, चावल, कपास तथा गन्ना आदि को भूमि पर उगाने की प्रक्रिया कृषि कहलाता है। कोई अन्य क्रियाकलाप जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि भी कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। ये सब कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। उन्हें क्या कहलाते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। दो रेशेदार फसलों के नाम बताइए या लिखिए। तो एक हो गया जूट और एक हो गया कपास। ठीक है। अब देखिए दो पेय फसलों के नाम लिखिए। तो एक हो गया चाय, दो हो गया कहवा। ये आप लोग 10, 11, 10, 9, 10 में भी आप लोगों को ये मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। मतलब कृषि को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक है, ये आप लोग को नाम बताना है। अनुकूल स्थलाकृत भूमि, जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अति आवश्यक है। ये कारक ही कृषि को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। मतलब स्थलाकृत जगह नहीं होगा तो नहीं होगा, अनुकूल जगह नहीं होगा तो नहीं होगा, मृदा ठीक से नहीं अगर होगा, जलवायु नहीं होगा तो हम लोग कृषि कार्य वहाँ नहीं कर सकते हैं। तो यही प्रभावित कर सकता है। अगर ये तीनों चारों चीज़ हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोग कृषि आराम से कर सकते हैं। अब देखिए, अब देखेंगे मिश्रित कृषि क्या है। मिश्रित कृषि क्या है? देखिए, जब कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तब उन्हें मिश्रित कृषि भी कहा जाता है। ठीक है। रोपण कृषि क्या है? रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। वे रोपण कृषि का मुख्य उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका 14वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसे हम लोग देखेंगे। देखिए, जैविक कृषि क्या है। जैविक कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और कीटनाशी का उपयोग किया जाता है, तो ये जैविक कृषि कहलाता है। ठीक है। हरित क्रांति क्या है? अब देखेंगे हम लोग हरित क्रांति जो होती है कृषि में अधिक उत्पादन करने के लिए कार्यक्रम है। इसके अच्छे बीज, खाद तथा सिंचाई की खाद से अधिक उत्पादन हम लोग करते हैं। सिंचाई की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से ही हम लोग करते हैं। उन्नत बीज, जिसको मतलब अच्छे बीज, मतलब जो हाइब्रिड बीज होता है वही, उससे जो चीज़ हम लोग करते हैं खेती, वो यानी कि हम लोगों का जो मकसद होता है ये कृषि जो अधिक उत्पादन के लिए हम लोग इसे करते हैं, यही होता है हरित क्रांति। ठीक है। अब देखिए, विश्व में उगाई जाने वाली 3 मुख्य रेशेदार फसलों की सूची बताइए। विश्व में उगाई जाने वाली 3 प्रमुख रेशेदार फसलों की सूची हम लोग इस प्रकार देखेंगे। एक हो गया कपास, एक हो गया जूट और एक हो गया सन। ठीक है, ये 3 है। अब हम लोग देखेंगे मक्का के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, मैक्सिको और हमारा भारत। ठीक। अभी क्वेश्चन हम लोग थोड़ा बड़ा क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग देखेंगे भारत में गहन निर्वाह कृषि क्यों प्रचलित है। गहन निर्वाह जो कृषि है ये क्यों प्रचलित है, इसे हम लोग देखेंगे। देखिए, गहन निर्वाह कृषि में किसान साधारण औजारों से खेती कर सकता है। साधारण औजार का मतलब होता है जो कृषि कार्य के लिए हम लोग जो चीज़ का व्यवहार करते हैं वही होता है औजार। श्रम की प्रधानता रहती है, मतलब इसमें काम करना बहुत ज़्यादा होता है।
जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी कृषि कार्य लिए लगाया जाता है, मतलब जितना छोटा जमीन का हिस्सा होगा सभी को इसमें क्या करते हैं, लगाते हैं। वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। एक से अधिक फसल हम लोग एक वर्ष में उगाते हैं, एक ही ज़मीन पर 2-3 बार। जैसे धान की खेती हो गया, टमाटर हो गया, आलू हो गया, गेहूँ हो गया, इस तरह से 2-3 बार हम लोग एक ही ज़मीन में खेती करते हैं। ऐसी कृषि अधिक जनसंख्या वाले जो देश होते हैं उसी जगह में करते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे, भारत एक ऐसे सघन आबादी का देश है जहाँ कृषि जोते के आधार पर, जोते के आकार पर भी काफ़ी छोटा है और इसके कारणों से भारत में गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। मतलब यहाँ ज़मीन बहुत हमारे भारत में कम है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस तरह का खेती हम लोगों के यहाँ चलता है। यहाँ का मुख्य फसल चावल है, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन और अन्य फसलें हैं। इस प्रकार की कृषि दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी एशिया के मानसूनी प्रदेशों में भी ये हम लोग को प्रचलित मिलता है। ठीक है, मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं, यह किन देशों में प्रचलित है? मिश्रित कृषि, इससे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ा बहुत देखे थे मिश्रित कृषि क्या है। ठीक है, अभी देखिए, इसमें कृषि का उपयोग फसल उत्पादन तथा मवेशियों के लिए चारा उत्पादन के लिए होता है। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, मतलब कृषि कार्य तो होता ही है, उसके साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, तब उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। जब दोनों चीज़ एक साथ करता है तभी उसे मिश्रित कृषि हम लोग कहेंगे। इस प्रकार की कृषि मुख्यतः विकसित देशों में पाई जाती है। इस प्रकार की जो खेती है ये विकसित देश जहाँ होती है उसी जगह में ये होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका में यह कृषि प्रचलित सबसे ज़्यादा है। अब हम लोग तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, विभिन्न फसलों विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है, कारण बताइए। मतलब एक फसल को एक ही जगह में उगाया जाता है, ठीक है, लेकिन हर एक जगह में हर एक प्रकार का फसल क्यों उगाया जाता है, एक तरह के फसल क्यों नहीं उगाया जाता है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। देखिए, विभिन्न फसलों का उत्पादन के अलावा तरह की मृदा, तापमान, पानी की उपलब्धता, सूर्य के प्रकाश आवश्यकता होती है। मतलब ये सारा चीज़ हम लोगों के लिए आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रदेशों में स्थलाकृति में अंतर और प्राकृतिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में ये चीज़ उगाई जाती है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में फसलों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। देखिए, कृषि क्षेत्र में फसलों को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो निम्नलिखित है। भूमि की उपलब्धता, जलवायु की दशाएं, विभिन्न प्रकार की मृदाएं, सिंचाई की व्यवस्था और क्या है, पूंजी एवं श्रमिकों की उपलब्धता आदि चीज़ हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखेंगे बाकी जो 5वां नंबर वाला क्वेश्चन है, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में क्या अंतर है। देखिए, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि जो होती है इसके अंतर्गत फसलें छोटे खेतों में, घरों में लोगों की सहायता से अपने निर्वाह के लिए पैदा की जाती है। मतलब छोटे खेत और लोगों की निर्वाह के लिए भी हम लोग ये करते हैं। इसमें क्या होता है वाणिज्य कृषि में, देखिए, ऐसी कृषि जिसके किसान व्यापार के लिए फसलें पैदा करते हैं, मतलब बिकने के लिए। ठीक है, बिकने के लिए इस तरह की फसलें जो है हम लोग उगाते हैं, आय बढ़ा सकते हैं, और वाणिज्य कृषि ही इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अधिक आबादी वाले देश जैसे चीन, जापान, भारत, श्रीलंका आदि, इसके प्रकार भी कृषि की जाती है और मुख्यतः खाद्यान्न उगाए जाते हैं। मतलब ये देश में हम लोग का ये चीज़ देखने को मिलता है, और ये बड़े फार्मों पर आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। जैसे रबर, गेहूँ, कहवा आदि कृषि के उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। अभी देखिए, हम लोग देखेंगे यहाँ प्राथमिक और तृतीय क्रियाकलाप में अंतर क्या होता है। देखिए, प्राथमिक क्रियाकलाप में
उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधन उत्पादन और निष्कर्ष से है, जैसे कृषि, मत्स्यन और संग्रहण से है। ये देखिए, तृतीय क्रियाकलाप प्राथमिक और तृतीय क्षेत्रों को सेवा कार्य सहयोग प्रदान करती है। यातायात, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन आदि इसके उत्पादन हम लोग देखते हैं। ठीक है। इन क्रियाओं में परिवार सदस्य मिलकर कार्य करते हैं और यहाँ इसमें बहुत से लोग मिलकर कार्य करते हैं। विकासशील देशों की पहचान, विकासशील देशों की पहचान, सॉरी, ये विकासशील है और यह विकसित है, यानी कि ये डेवलप्ड कंट्री है, यह डेवलपिंग है, मतलब ये रनिंग अवस्था में चल रहा है और यह एक बार इसका जो शिखर है ये पहुंच चुका है और भी आगे बढ़ना चाहते हैं। और यह जो देश है ये शिखर पहुंच नहीं पाया है, अभी तक रनिंग अवस्था में ही है। ठीक है। अभी देखिए, इसका हम लोग थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, स्थानांतरित कृषि की विशेषता का उल्लेख करें। तो स्थानांतरित कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं क्या है? देखिए, यह कृषि का सबसे प्राचीन स्वरूप है। इस प्रकार की कृषि भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जन्म वाले क्षेत्रों में की जाती है और किसान किसी एक जगह के वृक्ष को काट कर और जलाकर साफ कर देता है तथा राख को मृदा मिला देता है। वो जो 3-4 वर्षों तक वहाँ कृषि कार्य करता है और उसके बाद जो मृदा की उर्वरता शक्ति कम हो जाते हैं, उसके बाद किसान दूसरी जगह में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार की कृषि को कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है और यह अमेरिका, मध्य जो अफ्रीका है, दक्षिण पूर्वी एशिया है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह प्रचलित है। ठीक है। गेहूं उत्पादन की भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें तथा इसके प्रमुख उत्पादन देशों के नाम बताएं। तो देखिए, ये हो गया आपका वर्धन काल में मध्य वर्षा एवं मध्य तापमान, सुअपवाहित दोमट मिट्टी, फसलें पकने के समय पाला रहित रातें तथा तेज धूप आदि गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक है। और भौगोलिक दशाओं के मुख्य उत्पादक देश जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, अर्जेंटीना हो गया, रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और हमारा भारत, जो ये देश सबसे प्रमुख है। और भारत में गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है, यानी कि हम लोगों के यहाँ शीत ऋतु में हम लोग क्या करते हैं, गेहूं को उगाते हैं शीत ऋतु में। ठीक, यानी कि नवंबर दिसंबर में हम लोग इसे बोते हैं। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग चावल उत्पादन की भौतिक दशाओं का वर्णन करें तथा इसके प्रमुख उत्पादक देशों के नाम लिखें। देखिए, यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है तथा उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश का मुख्य आहार है। उच्च तापमान, अधिक वर्षा, चिकनी जलोढ़ मिट्टी जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, मतलब इस जगह में जो मिट्टी है उसमें जल अगर रहेगा तो वो पानी जो है रह सकता है। प्रमुख उत्पादन देश हम लोग देखेंगे तो चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है और इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र जो देश है ये है। अब देखेंगे हम लोग उपयुक्त जलवायु दशा के कारण भारत के कुछ भागों में, बांग्लादेश में एक वर्ष में 2-3 फसलें उगाई जाती हैं। मतलब पानी अच्छा होने के नाते हम लोग इस जगह में अच्छे से इसकी खेती कर सकते हैं। चाय विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय है और यह बागानों में उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है? बागानों में। जैसे भौगोलिक दशा, ठंडी जलवायु, और जो ठंडी जलवायु होती है, ठंडी जलवायु वर्ष भर उच्च वर्षा जो कि वितरित हो और सुअपवाहित दोमट मिट्टी एवं मंद ढाल। चाय के जो पौधे से पत्तियों को तोड़ने के समय अधिक संख्या में श्रमिक की आवश्यकता होती है
और उत्पादक जो देश है ये चीन है, भारत है, श्रीलंका है, केनिया है, तुर्की है और इंडोनेशिया है और वियतनाम है। इतना सारा देश इस तरह के जो फसलें हैं ये उगाए जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग भारत में चाय कॉफ़ी के वितरण को वर्णन करें, किस तरह मतलब कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है चाय। देखिए भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम, ब्रह्मपुत्र घाटी, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी एवं कोच बिहार जो है ये पश्चिम बंगाल के अंदर में आते हैं। दक्षिण भारत में चाय तमिलनाडु, केरल, पश्चिमी घाट और निचले ढालों पर तथा नीलगिरी की पहाड़ियों में ये चीज़ को उगाया जाता है चाय को। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कहवा। कहवा कहाँ है? कॉफ़ी का उत्पादन दक्षिण भारत में कर्नाटक सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु और केरल तथा आंध्र प्रदेश में यह सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश। ठीक है, तो आज हम लोग ये पहला जो चैप्टर था ये हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और आज हम लोग इसका जो चौथा पार्ट था कृषि, इसको आज हम लोगों ने ख़त्म किया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, तो ये आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और ये आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं इस चैनल में वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद।